हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भाविक सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने राइटिंग टास्क 1 मैप के रिगार्डिंग कि मैप के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको यूज़ करने चाहिए, जिसकी वजह से आपके राइटिंग टास्क 1 के जो बैंड स्कोर है वो प्लस होने पाए। वो होता क्या है कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर मतलब जैसे कि कंडीशन होती है कि टास्क 1 के अंदर मैप के अंदर आपको डिफरेंट ईयर्स दिए गए होते हैं और अकॉर्डिंग टू दोज ईयर्स हमें टास्क 1 के अंदर अपने टेंसेस को यूटिलाइज़ करना होता है। लेकिन कई बार हमें करेक्ट टेंसेस की फॉर्मूला पता नहीं होती, इस वजह से हम राइटिंग टास्क 1 के अंदर मैप में स्पेशली बैंड स्कोर को ज़्यादा सिक्योर नहीं कर पाते। सो इस वीडियो के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन को डिफरेंट वेरिएशन के फॉर्म में लिखा है कि प्रेजेंट का मैप हो, पास्ट का मैप हो या फिर फ्यूचर का मैप हो, तो आप कौन से ऐसे सेंटेंस के टाइप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने बैंड स्कोर को प्लस कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेफिनेटली मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैप के अंदर हम जो स्ट्रक्चर रखेंगे वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, उसके बाद होगा हमारा ओवरव्यू वाला पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड देन आफ्टर वी विल राइट द बॉडी पैराग्राफ 2। सो जैसे कि सबको मालूम कि इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट रहेगा, तो इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पे 3 फॉर्म में लिखा है। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का टाइप है वो है कि जब आपके दोनों मैप्स आपको पास्ट के दिए गए हो, यानी कि सपोज एक मैप आपको दिया गया है 2005 का और दूसरा मैप है 2010 का। सो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको जो मैप की फिगर दी गई है वो दोनों ही पास्ट के अंदर है, तो आप कौन सी सिंटैक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सो आप इसे लिख सकते हो, द प्रोवाइडेड मैप्स डेपिक्ट द चेंजेस और द डेवलपमेंट्स और द ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे 3 सिनोनिम्स लिखे हैं, तो तीनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हो। सो द प्रोवाइडेड मैप्स डेपिक्ट द चेंजेस, अदरवाइज डेवलपमेंट, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमारे मैप्स प्लूरल है, तो इस वजह से हमारा डेपिक्ट आएगा, डेपिक्ट्स नहीं आएगा। सो द चेंजेस, अदरवाइज डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, आपको जो भी उसका स्पेल याद रहे वो आप लिख सकते हो। विच टुक प्लेस इन ब्लैंक, यहाँ पे जो भी प्लेस के रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करनी है वो आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा फ्रॉम, देन आफ्टर द फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन किया है और मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि इस सिंटेक्स का एक्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल है वो है द प्रोवाइडेड मैप्स डेपिक्ट द चेंजेस, अदरवाइज डेवलपमेंट, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन विच टू प्लेस इन शिकागो फ्रॉम 2005 टू 2010। तो जैसे कि हमने यहाँ पे शिकागो लिखा है, तो इस सिंटेक्स के अंदर जो कि हमारा प्लेस आएगा तो विच टू प्लेस। सो इसका मतलब होता है कि जो चेंजेस हुआ, ठीक है। सो टेंस के अंदर अगर हमें इस सिंटेक्स को बराबर से समझे तो टू प्लेस का मतलब क्या होगा कि जो चेंजेस हो चुके हैं, ओके क्योंकि हमारे पास दोनों मैप की कंडीशन जो है वो पास्ट में थी, तो इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच टू प्लेस, यानी कि वो चेंजेस जो कि हो चुके थे पहले। इसके बाद आएगा इन, फिर यहाँ पे हमें लिखना है वो प्लेस जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लें। तो एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है शिकागो, और जो भी हमारा फर्स्ट ईयर था वो आएगा फ्रॉम के बाद, और जो लास्ट ईयर था वो आएगा टू के बाद। सो फ्रॉम 2005 टू 2010। तो अगर आपके पास दोनों मैप की कंडीशन अगर पास्ट में दी गई हो तो आपको इस सिंटेक्स को यूज़ करना है। अभी हम बात करते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन हमें कब इस तरीके से लिखना है, जबकि हमारे पास एक मैप पास्ट का हो और एक मैप प्रेजेंट का हो। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जो सिंटेक्स मैंने पहले लिखी थी कि विच टू प्लेस, उसकी जगह पे आपको सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देना है और यहाँ पे जो फ्रेज यूज़ होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो सिंटेक्स आपकी पूरी इस तरह से होगी। सो द प्रोवाइडेड मैप्स रिवील द चेंजेस, रिवील, डेपिक्ट्स, इलस्ट्रेट, इलाबोरेट्स, एल्यूसिडेट्स, आप कुछ भी वर्ब का यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। सो द प्रोवाइडेड मैप्स रिवील द चेंजेस, अदरवाइज डेवलपमेंट, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव टेकन अ प्लेस। अभी आप देखो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो फ्रेज, तो टेंस की सिंटेक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है विच हैव टेकन अ प्लेस, यानी कि अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर आपको जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि वो चेंजेस यहाँ पे ऐसे है जो कि पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट के अंदर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच हैव टेकन अ प्लेस, क्योंकि अभी उस चेंजेस को आप अपने सामने आप देख सकते हो, ठीक है। सो विच हैव टेकन अ प्लेस, उसके बाद सेम कंडीशन रहेगी। इनके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वो प्लेस जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इनके बाद यहाँ पे आएगा प्लेस। फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर और टू के बाद आएगा हमारा यहाँ पे प्रेजेंट ईयर। सपोज़ कि यहाँ पे 2010 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2022, क्योंकि जो कि हमारा अभी का प्रेजेंट ईयर है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोवाइडेड मैप्स रिवील द चेंजेस, अदरवाइज डेवलपमेंट, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव टेकन अ प्लेस
इन मुंबई फ्रॉम 2015 टू 2022। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि जब आपके दोनों मैप पास के अंदर हो तो उस समय आपको कौन सी सिंटेक्स को यूज़ करना है, और एक मैप आपका अगर पास्ट का हो और एक मैप आपका प्रेजेंट का हो तो उस वक्त आपको कौन सी सिंटेक्स को अप्लाई करना है। अभी हम बात करते हैं उस कंडीशन की कि मतलब ये कंडीशन आपको कभी कभार ही मैप के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक मैप आपका रहेगा फ्यूचर का। तो उस समय ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो मैप दिए गए हो और दो मैप के अंदर कंडीशन कुछ इस तरह से हो कि एक मैप आपको शायद पास्ट का देखने को मिले और एक मैप आपको फ्यूचर का देखने मिले। दूसरी कंडीशन ये भी उसके अंदर हो सकती है कि आपको एक मैप देखने को मिल सकता है प्रेजेंट का और दूसरा मैप हो सकता है फ्यूचर का, तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम वो हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन को आपको ऐड करना है, आपको ज़्यादा मेहनत उसके अंदर नहीं करनी है। जो भी हमको पहले मतलब हमने जब इंट्रोडक्शन डिफाइन किया तो इंट्रोडक्शन के अंदर विच हैव टेकन अ प्लेस, पास्ट वाला अगर हमारा मैप हो तो उसके अंदर जैसे कि हमने पहले लिखा था विच टुक प्लेस, तो उसके बाद आपको एडिशनल एक फ्रेज एक सेंटेंस आपको ऐड करना है। तो वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज़ कि हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर हमें दो चार्ट दिए गए, ठीक है, कि 2022 और 2025, यानी कि 2022 तो हमारे पास अभी का रहेगा प्रेजेंट ईयर और 2025 हम बात करेंगे फ्यूचर के ईयर की, ठीक है। तो उस समय अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर अपना सेंटेंस लिखना है तो कुछ इस तरीके से रहेगा। सो पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट का, क्योंकि हमने अभी बात की है कि जैसे कि एक आपका प्रेजेंट का है, ठीक है। सो द प्रोवाइडेड मैप्स रिवील द चेंजेस अदरवाइज डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से आपको कुछ एक ही को लिखना है। विच हैव टेकन अ प्लेस इन मुंबई, ठीक है। तो प्रेजेंट का हमने डिफाइन कर दिया एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको अभी फ्यूचर का भी लिखना है। तो यहाँ तक आने के बाद आपको क्या लिखना है, एज वेल एज द एस्टिमेटेड चेंजेस। एस्टिमेटेड चेंजेस का मीनिंग होता है कि वो ऐसे चेंजेस की हम बात करने वाले हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर जो कि अभी तक हुए नहीं। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि वो फोरकास्टेड चेंजेस है कि वो फ्यूचर में होने वाले हैं। सो एज वेल एज द एस्टिमेटेड चेंजेस विच विल टेक प्लेस। विच विल टेक प्लेस मीन्स व्हाट, कि वो चेंजेस अभी हुए नहीं हैं लेकिन वो फ्यूचर के अंदर अकर होने वाले हैं। सो विच विल टेक प्लेस अदरवाइज अराइज, सो ये मैंने सिनोनिम्स लिखे। सो विच विल टेक प्लेस अदरवाइज अराइज, अकर अदरवाइज हैपन इन शिकागो फ्रॉम 2022 टू 2025, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला तो ये जो प्लेस की जो सिचुएशन है यहाँ पे इन के बाद जो मुंबई फ्रॉम 2015 टू 2022, तो ये जो ईयर वाली जो सिचुएशन है पूरी, तो ये कंडीशन हमें बीच में नहीं लिखनी है। पहले इतना सेंटेंस हमारा फिनिश हो जाए यहाँ तक का टेकन अ प्लेस, उसके बाद सीधा हमें यहाँ से सेंटेंस को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो टेकन अ प्लेस, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस हमें फिनिश करना है। देन आफ्टर लास्ट में आपको ईयर के साथ उस पर्टिकुलर प्लेस को लिखना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ तक का हमने सेंटेंस अगर फिनिश कर लिया है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो एज वेल एज द एस्टिमेटेड चेंजेस विच विल टेक प्लेस अदरवाइज अराइज अकर हैपन इन मुंबई फ्रॉम 2015 टू 2025, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेजेंट का बात कर रहा था तो आप 2015 की जगह पे आप 2022 समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने बात की इंट्रोडक्शन की। आप इंट्रोडक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर दोनों पास्ट के हो, एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का हो, और इसी के साथ अगर आपको फ्यूचर का मैप एक देखने को मिले तो आप कौन कौन से चेंजेस है जो आप अपने मैप के इंट्रोडक्शन के अंदर ला सकते हो। अभी हम बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ, जो कि हमारा रहेगा ओवरव्यू वाला पैराग्राफ। सो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं डिफरेंट वेरिएशन के साथ, कि अगर ओवरव्यू के अंदर भी कंडीशन आपकी यही रहेगी कि एक पास्ट होगा एक प्रेजेंट होगा, तो किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो लेट्स फर्स्ट सी द ओवरव्यू। तो ये हमने ओवर जो लिखा है वो उस तरीके से है कि जब आपके दोनों मैप पास्ट के हो तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं। सो उस वक्त आपको लिखना है कि फ्रॉम दी ओवरऑल एनालिसिस। अभी देखो, आप टास्क 1 के अंदर जो भी सेंटेंस लिखते हो, जो भी स्टेम का यूज़ करते हो, जो भी क्लॉज का आप यूज़ करते हो, हर एक का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से लिखते हो कि फ्रॉम दी ओवरऑल एनालिसिस, इट मीन्स व्हाट, कि आप एग्जामिनर को एक चीज़ बताते हो कि जब हम पूरे मैप को एक बार एनालाइज करते हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस लाइन का जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैप के अंदर होता क्या है कि हमें पूरी लोकेशन को अपने हिसाब से समझना होता है। तो आप एग्जामिनर के सामने ऐसे आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो कि एक बार हम पूरी इस सिचुएशन को समझे, सो इट इज़ मैनिफेस्ट दैट, तो आप उसके साथ क्या देख सकते हो। तो फ्रॉम दी ओवरऑल एनालिसिस इट इज़ मैनिफेस्ट दैट द थॉमस पार्क, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है थॉमस पार्क। सो द थॉमस पार्क पास्ड
पास थ्रू का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन है कि हमारा दोनों मैप जो है वो पास्ट के अंदर है, ठीक है। सो इस वजह से हमारा जो वर्ब है पास थ्रू का मीनिंग क्या होता है कि इन चीज़ों में से हमारा जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो पसार हुआ का मीनिंग है कि वो इस सिचुएशन से पास हुआ है, ठीक है। सो पास का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पास्ट, क्योंकि हम पास्ट की सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सो द थॉमस पार्क पास्ट थ्रू सिग्निफिकेंट अदरवाइज माइनर डेवलपमेंट। अभी देखो सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको तब लिखना है जब आपको दो मैप आपको जो दिए गए हैं उसके अंदर आपको पहले वाले जो मैप है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 5 चेंजेस, ठीक है, सिर्फ 5 लोकेशन है। लेकिन दूसरा जो आपके पास मैप है उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए वो आपको 5 की जगह पे 12 दिख रहे हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जाम के अंदर आपको मैप वो एग्जामिनर आपको ऐसा ही प्रोवाइड करेगा कि जिसके आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस आपको लिखने को मिले, ठीक है, मतलब आपको वो लिखवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जाम के अंदर आपका सिग्निफिकेंट वर्ड ही रहने वाला है। सो सिग्निफिकेंट तब रहेगा जब आपको चेंजेस ज़्यादा देखने को मिले, और माइनर चेंजेस तब होंगे जब आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस ना देखने को मिले, काफ़ी मतलब थोड़ी कंडीशंस हो, ठीक है। सो द थॉमस पार्क पास्ड थ्रू significant otherwise minor developments over the period with the introduction of new facilities। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमने ईयर को ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर दिया है तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ओवर द पीरियड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटीज़। अभी ये क्या है कि आप इसको लिखें या फिर आप भूल भी जाएँ तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको मतलब एक चीज़ याद रखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटीज़ आपको इसलिए लिखना है क्योंकि आपको कोई भी आप मैप देखें तो उसमें एटलीस्ट एक तो फैसिलिटीज़ आपको ऐसी देखने को तो मिलेगी ही कि जो आपको पुराने मैप के अंदर देखने को ना मिली हो। जैसे कि अगर हमारे पास कॉलेज लाइब्रेरी का कोई एक चार्ट है तो जो टेबल्स है, डेस्क है या फिर कंप्यूटर टेबल है, जो भी हो, तो ऐसी नए मैप के अंदर आपको डेफिनेटली कोई अलग चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटीज़ आपके हर एक मैप के अंदर सूट होगी ये लाइन। सो फ्रॉम द ओवरऑल एनालिसिस इट इज़ मैनिफेस्ट दैट द थॉमस पार्क पास्ड थ्रू सिग्निफिकेंट अदरवाइज माइनर डेवलपमेंट्स ओवर द पीरियड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटीज़। अभी देयर इज़ अ ट्रिक, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि पास्ट थ्रू, तो इस वर्ब के ऊपर ही आपको फोकस करना है, इस वर्ब को ही हम चेंज करने वाले हैं। अगर हमारा मैप एक पास्ट का हो और एक मैप हमारे पास प्रेजेंट का हो तो उस वक्त हमें क्या करना है कि बाकी की पूरी कंडीशन हमारी सेम ही रहेगी, और उसके बाद फ्रॉम दी ओवरऑल एनालिसिस इट इज़ मैनिफेस्ट दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो हमारा प्लेस जिस प्लेस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो वो तो सेम ही रहेगा। दी थॉमस पार्क हैज़ पास्ड थ्रू। अब हैज़ पास थ्रू का मतलब क्या होता है कि अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इतनी सिचुएशन से वो पर्टिकुलर पार्क जो है वो पास हुआ है, ठीक है। तो अभी हम उस चेंजेस को देख पा रहे हैं। सो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसकी कंडीशन आएगी, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा हैज़ पास्ड थ्रू। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लूरल का ऑब्जेक्ट है तो हैज़ की जगह पे आ जाएगा हैव, लेकिन हमारे पास मैप एक ही है तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा हैज़। सो हैज़ पास्ड थ्रू significant otherwise minor developments over the period with the introduction of new amenities। amenities otherwise facilities आपको जो भी याद रखते हो आप रख सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उस कंडीशन की जिसके अंदर हमें अगर एक मैप प्रेजेंट का दिया गया है और दूसरा मैप हमको फ्यूचर का दिया गया है तो उस वक्त हम कौन सी सिचुएशन को, कौन से सेंटेंसेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने राइटिंग के अंदर। सो लेट्स से कि आपको ऊपर वाली जो कंडीशन है तो आधा सेंटेंस को आपको यही को लिखना है। सो फ्रॉम दी ओवरऑल एनालिसिस इट इज़ मैनिफेस्ट दैट द थॉमस पार्क हैज़ पास्ड थ्रू। तो यहाँ तक के चेंजेस तो मतलब हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2022 की अगर हम बात करें और 2025 हमारे पास यदि 2 ईयर है तो उस चीज़ के अंदर 2022 की कंडीशन जो है वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट रहेगा कि हैज़ पास थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हमें आ जाना है इस नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो अभी इतने चेंजेस हुए और उसके साथ एस्टिमेटेड चेंजेस भी है जो कि फ्यूचर के अंदर होंगे, अदरवाइज हमको देखने को मिलेंगे। सो हैज़ पास थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस, उसके बाद सीधा हमें यहाँ से लाइन को लिखना है एंड विल अंडरगो। अंडरगो का मीनिंग क्या होता है कि और भी ऐसे चेंजेस होंगे जो हमें फ्यूचर को देखने को मिलेंगे फ्यूचर के अंदर। सो एंड विल अंडरगो अदरवाइज पास थ्रू, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसमें से यूज़ कर सकते हो। एंड विल अंडरगो अदरवाइज पास थ्रू अदरवाइज विटनेस सर्टेन चेंजेस, तो इन तीनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हो। एंड विटनेस चेंजेस ओवर द पीरियड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एमिनिटीज़, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको मतलब पास्ट का आपने लिखा हो तो पास्ट का अंदर ये रहेगा, देन आपको फ्यूचर का ये ऐड करना है। अगर आपका एक मैप प्रेजेंट का है तो आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आपको सीधा यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट करना है।
सो विटनेस चेंजेस के बाद यहाँ पे ओवर द पीरियड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एमिनिटीज, तो इन सेंटेंस को आप एडजॉइन करके आपको पूरा कर देना है अपना ओवरव्यू का फॉर्मेट। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स है जिसके मदद से हम लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन के अंदर होता क्या है कि आपको आईएलटीएस के अंदर मैप राइटिंग के समय इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कभी भी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोकेशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो उस वक्त डायरेक्शन के अलावा आपको किसी और वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे कि आप किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है कि टू द साउथ ऑफ द पार्क, तो उसके बाद आपको यूज़ करना है जो भी आपकी लोकेशन आप डिफाइन कर रहे हो वो, तो इसके बाद आपकी वो लोकेशन आएगी, ठीक है। सपोज़ हम ऐसे लिखे तो टू द साउथ ऑफ द पार्क देयर वॉज द टेम्पल, ठीक है। देन आफ्टर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द लाइब्रेरी देयर वॉज अ बुक शेल्फ, एट द ईस्ट ऑफ द कॉलेज अ लाइब्रेरी कुड बी सीन, इन द वेस्ट ऑफ द लेबोरेटरी देयर वॉज अ प्रोफेसर्स डेस्क, फ्रॉम द साउथ वेस्ट लोकेशन टू द नॉर्थ डायरेक्शन। और इसके बाद आपको लिखना है कि मतलब फ्रॉम द साउथ वेस्ट लोकेशन टू द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि मतलब यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ लिखनी है कि जिसकी शुरुआत साउथ वेस्ट लोकेशन से हो रही है और वो चीज़ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन के थ्रू मतलब चल रही है, कि यहाँ से वो शुरू हो रही है साउथ वेस्ट से और वो नॉर्थ डायरेक्शन तक नहीं आती तब तक वो चीज़ चालू ही रहती है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को मिले तो आप लिख सकते हो। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि डायरेक्शन के थ्रू ही आप लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो, आप सीधे सीधे नहीं लिख सकते। तो आपको जो चीज़ें नहीं लिखनी है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि होता क्या है कि आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लिख दो तो आपके बैंड स्कोर माइनस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगी और एग्जामिनर के सामने आपकी इंप्रेशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि स्टूडेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, कि मतलब आप लोकेशन को डिफाइन करने के लिए किन 5 तरीकों का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस को 5 डिफरेंट वेज के अंदर लिखा है, तो आप उस हिसाब से अपने लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो कि मतलब बार बार आपको एक ही सेंटेंस को रीइटरेट ना करना पड़े। सो एक ही सेंटेंस है जिसको मैंने 5 डिफरेंट तरीके से लिखा है, ठीक है। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर का एग्जाम्पल लिया है और उसी को मैंने 5 तरीके से डिफाइन किया है। तो एक सेंटेंस है जैसे कि अ चाइल्ड केयर सेंटर कैन बी सीन इन द साउथ ऑफ द स्कूल, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो स्कूल हैड अ चाइल्ड केयर सेंटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो जिस तरीके से चाइल्ड केयर सेंटर है, स्कूल है, तो आप इन ऑब्जेक्ट को अपने मैप के क्वेश्चन के रिगार्डिंग चेंज कर सकते हो और आप इन सेंटेंसेस को लिख सकते हो। देन आफ्टर द साउथ ईस्ट ऑफ द स्कूल वॉज ऑक्यूपाइड अदरवाइज रिजर्व्ड बाय अ चाइल्ड केयर सेंटर। उसके बाद है अ चाइल्ड केयर सेंटर वॉज सिचुएटेड अदरवाइज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस जो आप लिख सकते हो वो है देयर वॉज अ चाइल्ड केयर सेंटर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्कूल, ठीक है। अब इन 5 सेंटेंसेस के अंदर से आपको एटलीस्ट 4 सेंटेंस को याद रखना है और 4 सेंटेंस को आपको मैप जब भी आप लिखो एग्जामिनर के सामने अपने क्लास के अंदर, तो इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है उनको आपको डेफिनेटली यूज़ करना है और इनको यूज़ करने के बाद आपके बैंड स्कोर प्लस होने के चांसेस है, ठीक है। तो इन लोकेशन को जब भी आप डिस्क्राइब करो तो ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अभी हम बात करते हैं जब भी हमें अपने मैप के अंदर कोई भी फैसिलिटी जो कि नई हुई ऐड हुई है, देन आफ्टर कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया और उसकी जगह पे कोई नई चीज़ को लाया गया, देन आफ्टर कोई ऐसी फैसिलिटी है जिसको रिनोवेट किया गया, रिफर्बिश्ड किया गया, और कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसकी करंट लोकेशन है तो उससे उस चीज़ को शिफ्ट किया गया। सपोज़ कि वो चीज़ नॉर्थ में थी तो उसको साउथ में शिफ्ट किया गया, तो उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे। सो जैसे कि मैंने फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है अ चाइल्ड केयर सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मेड, बिल्ट, एडेड एंड कंस्ट्रक्टेड। तो ये मैंने सारे सिनोनिम्स लिखे हैं। जो कि चाइल्ड केयर सेंटर है वो अभी तक नहीं था लेकिन अभी वो उसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, ठीक है। अभी सेंटेंस सेकंड जो है वो है अ चाइल्ड केयर सेंटर वॉज मिनिमाइज्ड, रिड्यूस, श्रंक्ड इन साइज। यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर की पहली जो मतलब उसकी स्पेशियस लोकेशन थी, जो उसका एरिया था उसको रिड्यूस किया गया उसकी साइज़ के अंदर। तो उस वक्त आप इन वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज्ड, रिड्यूस और श्रंक।
ओके, सो जो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अ चाइल्ड केयर सेंटर वॉज एक्सपांडेड इन लार्ज एंड एक्सटेंडेड। इट मीन्स वॉट कि उसकी जो प्रीवियस सिचुएशन थी उसके मुताबिक अभी उसकी साइज़ को बढ़ा दिया गया है। तो उस वक्त आप एक्सपांड यूज़ कर सकते हो, इन लार्ज यूज़ करते हो और एक्सटेंडेड यूज़ करते हो। और ये जो सारे मैंने वर्ब्स यहाँ पे लिखे तो अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर, अकॉर्डिंग टू योर ईयर आपको इसको चेंज करना होगा। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के मुताबिक आपको इसको लिखना है, और फ्यूचर के अंदर अगर आपको कंडीशन डिफाइन करनी हो तो फ्यूचर के अंदर आप उस वर्ब को उस तरीके से लिख सकते हो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक। देन आफ्टर अ चाइल्ड केयर सेंटर वॉज नॉक्ड डाउन, डिसमेंटल्ड, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड एंड डिस्ट्रक्टेड। अगर चाइल्ड केयर सेंटर को डिस्ट्रॉय किया गया हो तो उस वक्त आप कौन कौन से वर्ब्स को यूज़ करते हैं, तो वो है नॉक डाउन, डिसमेंटल्ड, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड एंड डिस्ट्रक्टेड। Okay, the last one is a child care center was shifted, moved एंड रिलोकेटेड। यानी कि उसको अगर उसकी प्रीवियस सिचुएशन से दूसरी किसी जगह पे उसको शिफ्ट किया गया है, मूव किया गया है, तो उस वक्त आप कौन कौन से सेंटेंसेस को लिख सकते हो। तो ये वर्ब जो है वो है शिफ्टेड, मूव्ड और रिलोकेटेड। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट वर्ब्स को इसलिए लिखा है क्योंकि एक सिचुएशन मतलब कैसे, मतलब अगर 2-3 बार एक ही सिचुएशन आपको देखने को मिले तो उस टाइम आप डिफरेंट वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट वर्ब्स को लिखा है। ठीक है। देन आफ्टर कंडीशन है कि अगर आपको रिनोवेशन कुछ देखने को मिलता है तो रिनोवेशन के वक्त आप कौन कौन से वर्ब्स को यूज़ सकते हैं। सो सबसे पहला है वो है जो है रिफर्बिश्ड, देन आफ्टर रेनोवेटेड एंड द लास्ट वन इज़ रीटच्ड। ओके, तो रिनोवेशन आपको देखने को मिले तो उस टाइम आप इन 3 वर्ब्स को यूज़ कर सकते हो। और क्या है कि आपको जब ट्रीज देखने को मिले, ठीक है, तो आपको 2 मैप अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो पहले मैप के अंदर आपको ट्रीज दिख रहे हैं और नीचे जो आपको मैप दिया गया है तो जिस जगह पे प्रीवियस मैप के अंदर आपको ट्रीज दिख रहे थे अभी उस जगह पे आपको गार्डन दिख रहा है। तो गार्डन क्या है, वो सीधा तो बना नहीं होगा, ठीक है। तो जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ को पहले कट करेंगे और उसके बाद उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा गार्डन, ठीक है। सो इस कंडीशन में आपको क्या लिखना है कि ट्रीज़ वर चॉप्ड डाउन इन ऑर्डर टू मेक अ पब्लिक पार्क। डिड यू गेट इट? ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ ट्रीज वर लॉग्ड इन ऑर्डर टू मेक अ स्पेस फॉर अ पब्लिक पार्क। ट्रीज वर कट टू सिक्योर दैट प्लेस फॉर बिल्डिंग अ लाइब्रेरी। ओके, सो ये सारे जो वर्ब्स है तो आपको उस तरीके से यूज़ करने कि जब आपको ट्रीज़ के रिगार्डिंग कोई सेंटेंसेस को लिखना हो तो उस वक्त आप इन 3 वर्ब का यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपको रिनोवेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स को लिखना हो तो उस वक्त आप इन 3 वर्ब्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मैप टास्क 1 के रिगार्डिंग वीडियो। आई होप यू वुड डेफिनेटली हैव लाइक्ड इट। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन रिसीव द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। एंड ऐसे ही मैं प्रोसेस और बाकी सारे स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस के टाइप्स है कि जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने टास्क 1 के अंदर तो आपके बैंड स्कोर प्लस हो पाए, तो ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा जो कि मैंने पर्सनली अपने से लिखी है, जिसकी वजह से आप बैंड स्कोर को अपने एग्ज़ाम के अंदर प्लस कर पाओ। ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर द मैप। आई होप you would have enjoyed. Thank you very much for watching the whole video. Thank you very much.